मैं आपको दोबारा से 498 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नया क्या जजमेंट दिया गया है उसके बारे में बताऊंगा। जो जजमेंट आया है वह 21 अक्टूबर 2024 को ही यह जजमेंट आया है। इस मामले में दहेज को लेकर कोर्ट के द्वारा सजा कर दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचता है और कुछ बातें की जाती है, टिप्पणी की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सजा को रद्द कर दिया जाता है। यह मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी कौन सी बातें कही जाती हैं जिसके आधार पर सजा को भी रद्द करना पड़ा? तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं वंशन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला क्या था। एक शादी होती है, जैसा कि आपको पता है कि पति पत्नी में नहीं बनती है तो डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट होने के बाद पत्नी के घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि पत्नी के साथ एक रेजिडेंशियल फ्लैट की मांग की गई, साथ ही उसे शारीरिक व मानसिक रूप पर टॉर्चर किया गया। FIR में यह भी लिखवाया जाता है कि जो पत्नी की ननद थी उनके नंदोई का पत्नी के पिता के पास फोन जाता है, यानी पत्नी के पीहर फोन जाता है और यह कहा जाता है कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब पत्नी के माता पिता हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वहां पर पत्नी के जो पिता थे वह देखते हैं कि उसके माथे पर निशान थे और गले पर एक रगड़ का निशान था। इस कारण पत्नी के घर वालों को यह लगता है कि यह तो एक अननेचुरल डेथ है, यानी एक अप्राकृतिक मृत्यु है। इस कारण पत्नी के पिता के द्वारा पति और उसके घर वालों, ननद व नंदोई, इन सब पर पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने, मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने यानी टॉर्चर करने, साथ ही साथ उस पर FIR यानी IPC के सेक्शन 498A, 306, 304B के तहत एक FIR दर्ज करवा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद जैसा ये आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो चार्जशीट है वह न्यायालय में पेश कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब संबंधित न्यायालय में चार्जशीट पहुंचती है तो उस पर ट्रायल चलता है और संपूर्ण ट्रायल होने के बाद जो आरोपी थे उन्हें कन्विक्शन कर दिया जाता है, यानी कि सजा कर दी जाती है। जब चार्जशीट न्यायालय में पहुंच जाती है तो सेशन कोर्ट के द्वारा इन आरोपियों को सजा कर दी जाती है, यानी कन्विक्शन का आदेश कर दिया जाता है। हालांकि IPC के सेक्शन 306 व 304B में आरोपियों को इक्विटल यानी दोष मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन IPC के सेक्शन 498A में आरोपियों को 3 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना उन पर कर दिया जाता है। इसमें कंडीशन भी है कि अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उन पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। अब सेशन कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील यानी याचिका दी जाती है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा अपीलकर्ता की इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है और सेशन कोर्ट के द्वारा जो आदेश किया गया था उसे कंफर्म कर दिया जाता है। अब सेशन कोर्ट के इस आदेश को और मुंबई हाई कोर्ट के इस आदेश को, यानी दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। अब आप ध्यान से सुनना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या टिप्पणी की जाती है और फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है वह है यशोदीप विशन राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। SLP नंबर है 8245/2023। 21 अक्टूबर 2024 को अभी यह जजमेंट दिया जाता है। यह जो जजमेंट आता है वह केवल नंदोई की अपील पर आता है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस होती है। जो नंदोई के वकील थे उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो नंदोई थे पत्नी के, वह केवल उनके रिश्तेदार थे और भी ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी बहस को सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण बात कही गई। यह कहा कि दूसरे आरोपी सविता का पति होना, जिसे निचली अदालतों ने उपरोक्त मामले के लिए दोषी पाया था, अपीलकर्ता को रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता। जब तक किसी प्रकार का स्पेसिफिक मटेरियल नहीं हो
केवल पति के रिश्तेदार होने के नाते उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट के द्वारा आगे यह भी कहा जाता है कि धारा 498 आईपीसी के तहत अपराध के लिए निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 34 आईपीसी की सहायता से दोष का पता लगाना किसी भी तरह उसे उक्त अपराध से जोड़ने के लिए उसके खिलाफ किसी भी सबूत के पूर्ण अभाव के मद्देनजर पूरी तरह से विकृत है। कोर्ट ने कहा कि आपने धारा 34 लगा दी यानी कॉमन इंटेंशन, तो यह धारा काफी नहीं है। इस प्रकार से सजा करना गलत है यानी विकृत है, इस प्रकार की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। इस प्रकार से टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस का हवाला भी दिया जाता है, वह है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, 2010 का यह जजमेंट है। इस जजमेंट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि ऐसे मामले जिनमें बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाए जाते हैं उनमें गहनता से जांच की जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी की गई। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो 498 के मामले हैं वह अपमान का बदला लेने के लिए तो दायर नहीं किए गए हैं। मतलब कि पत्नी के घर वालों ने यह सोचा कि ऐसा करने से हमारा अपमान हुआ है और अपमान का बदला लेने के लिए इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। ऐसे मामलों की न्यायालय को गहनता से जांच करनी चाहिए। तो इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट ने जो सजा के आदेश किए थे, साथ ही साथ मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट ने जो आदेश किया था उसे कंफर्म कर दिया जाता है। उन दोनों ही आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपमान या बदला लेने की भावना से 498 का केस कर देता है तो वह चलने योग्य नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।